देखो उस दिन हमने जो बताया था वो इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। उसके सारे ऑर्गन्स बताए थे। ऑर्गन्स की अभी डिटेल नहीं पढ़ाई है, ऑर्गन्स की डिटेल सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। जितने ऑर्गन्स हैं सबकी डिटेल्स। इसके बाद और क्या पढ़ाया था उस दिन हमने? एल्वियोलाई तक हमने अरेंजमेंट देख लिया था। जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस से कैसे ब्रोंकल ट्री बनता है, एल्वियोलाई कैसे बनते हैं, ठीक। इसके बाद हमने बताया था कि पढ़ा जाता है जो स्टेप्स हैं उसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक। तो यही पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी एयर है उस एयर से ऑक्सीजन को लेके हम कहां तक, सेल तक पहुंचाते हैं, ये एक्सटर्नल हो गया। उस सेल के अंदर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, ठीक। एक्सटर्नल को कहीं कहीं पे ये भी कंसीडर करा जाता है कि एक्सटर्नल एल्वियोलाई तक पहुंचा दिया आपने, फिर एल्वियोलाई से लेके सेल तक पहुंचा दिया, ये इंटरनल है। और इसके बाद सेल के अंदर जो हुआ वो सेल्यूलर है। तो उस कंडीशन में इंटरनल और सेल्यूलर अलग अलग हो जाता है। अगर 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करें तो क्या है, पहला तो स्टेप्स में, ठीक। पहला तो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पहला। दूसरा हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक। फिर थर्ड स्टेप हो गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मतलब यहां से लेके यहां जो एल्वियोलाई है वहां तक पहुंचा देना। इंटरनल हो गया एल्वियोलाई से लेके फिर ब्लड पूरा जाके किसी एक सेल तक पहुंचा देना। फिर सेल के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है वो सेल्यूलर हो गया, ठीक। कहीं कहीं आपको ये पढ़ने में मिलेगा कि 2 स्टेप्स ही हैं बस। तो 2 स्टेप्स के क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल होता है और इंटरनल, और दूसरा इंटरनल। तो यहां पर फिर एक्सटर्नल इंटरनल से ये सेल के बाहर एक्सटर्नल, सेल के अंदर इंटरनल। तो इस पॉइंट से लेके यहां फिर यहां तक पहुंचा देना, ठीक। यहां तक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यहां पे एक्सचेंज हो जाना इंटरनल, इंटरनली वहां सेल्यूलर है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो स्टेप्स हैं इस स्टेप्स को अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। उसमें हमने बताया था उस दिन कि ये जो लंग है हमारा, लंग के ऊपर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसको यहाँ हमने रिप्रेजेंट करा है। देखो ये है लंग, रेड से जो बनाया है। लंग के जस्ट ऊपर की जो लेयर है, लंग के जस्ट ऊपर की जहां फ्लूइड नहीं है वो है विसरल प्लूरा, ठीक है। लंग के जस्ट ऊपर एक लेयर, जो आखिरी लेयर लंग की हुई, ठीक है। फिर उसके ऊपर फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं कौन सा फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड उसके ऊपर भरा रहता है। फ्लूरल फ्लूइड, अब कोई फ्लूइड है तो किसी चीज के अंदर ही तो होगा ना, तो फ्लूइड को जो इंटैक्ट करती है उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, ठीक। पैराइटल और विसरल, इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड। समझ में आ गई बात? ये यहाँ इसलिए बताया है कि अब हमें लंग्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, लंग के अंदर एयर जानी और निकालनी है, इसको समझना है। तो हमें इन दोनों की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ये जो पैराइटल प्लूरा है, जो आउटर, इसको आउटर कह सकते हो, ये आउटर है। आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, आउटर वाली ये हो गई, ये हो गई इंटरनल मेम्ब्रेन, अंदर वाली झिल्ली। समझ में आ रही बात? एक्सटर्नल, आउटर वाली, इंटरनल। जो बाहर वाली है, ये जो हमारी चेस्ट की कैविटी है, जो चेस्ट कैविटी है,
इसके बाहर बाहर के जितनी भी चीजें हैं उससे चिपकी रहती है। फ्लूइड से नहीं, जो भी बाहर का स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे शोल्डर के जो बोन है स्कैपुला उससे चिपकी होगी, फिर मसल्स जितनी है उससे चिपकी होगी, इधर जो चेस्ट की कैविटी है, यहाँ पे जो चेस्ट की कैविटी है जो बाहर की मसल्स हैं उससे चिपकी हुई होगी, फिर नीचे आके डायफ्राम से चिपकी हुई होगी। समझ में आ रही बात? यहाँ बीच में तो लूज होगी, फिर ऐसे ही इधर वाला भी यूं करके होगी, फिर डायफ्राम से चिपकी हुई होगी, और इधर इधर ये बाहर बाहर चिपकी हुई है। और जो विसरल प्लूरा है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, ये जस्ट लंग के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक, तो लंग और इसमें कोई फर्क नहीं, बस ये लंग है, लंग के जस्ट ऊपर ये लेमिनेशन की तरह है जस्ट। ठीक, तो विसरल और पैराइटल दोनों के बीच में भरा है फ्लूइड। अब होता ये है कि हमें इसके अंदर लेनी है एयर, हमें एयर लेनी है। उसको क्या बोलते हैं? पहली चीज तो 2 स्टेप्स में रेस्पिरेशन होता है, 2 स्टेप्स में रेस्पिरेशन होता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेल करना, एक्सहेल करना। अंदर लेना एयर को, इनहेल करना, बाहर निकालना, एक्सहेल करना। ठीक, एयर अंदर लेना, इनहेल करना, एयर बाहर निकालना, एक्सहेल करना। ये ब्रॉड टर्म में दोनों चीजें हैं, यही मैकेनिज्म। अब ये इनहेल कैसे होना है, एक्सहेल कैसे होना है, ये समझना है। स्टेप समझ लीजिए। जो चीजें इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में वो 2 चीजें हैं, रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में वो 2 हैं। एक तो है डायफ्राम और दूसरा है हमारे रिब्स की मसल्स, रिब्स की मसल्स। ये 2 चीजें कराती हैं ये, इनहेलेशन भी, एक्सहेलेशन भी। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर निकालना। इसको करने के लिए जो 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो है डायफ्राम और रिब्स। डायफ्राम हमारा यहाँ नीचे है, ये ठीक, ये भी मसल है, ये भी मसल है। ऊपर की तरफ चेस्ट कैविटी है, नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी है। ये फ्लोर होता है चेस्ट कैविटी का और रूफ होती है एब्डोमिनल कैविटी की। डायफ्राम के बारे में, जो डायफ्राम की प्रॉपर्टीज है वो बताते हैं। डायफ्राम में ये जो मसल है ये डोम शेप की होती है, गुंबद के शेप की रखी रहती है। ठीक, गुंबद के शेप की है। दूसरी मसल है ये जो हमारे रिब्स हैं, इसको हम देखो साइड से देख रहे हैं, हम अपनी चेस्ट कैविटी को ऐसे देख रहे हैं। ये देखो ऐसे, यहां से देख रहे हो, साइड से देखेंगे जब चेस्ट कैविटी को तो ऐसे दिख रही है। पीछे ये वर्टिब्रा है 1 से लेके 12 तक, आगे ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम, ये वाली जो हड्डी है स्टर्नम। ठीक, और ये सारी रिब्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ठीक, 2 आखिरी की नीचे वाली इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और 8वीं से जुड़ी होती हैं डायरेक्टली। 9वीं और 10वीं जो रिब है वो 8वीं रिब से जुड़ी होती है, लेकिन फ्लोट नहीं कर रही। उसके बाद जो 11वीं और 12वीं रिब है वो फ्लोटिंग रिब होती है। तो ये नहीं, ये वाली इन्वॉल्व होती है ऊपर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये डायफ्राम है तो जब साइड से देख रहे होंगे तो वो ऐसे है, 8वीं रिब के लेवल तक होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कमिन 8th रिब है यहाँ पे। समझ में आएगा? जो ये डायफ्राम है, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देख रहे हैं। मैकेनिज्म मतलब ये रेस्पिरेशन जो होना है ये कैसे होगा, इसकी फिजिक्स क्या है। ठीक, अभी अंदर की पार्ट नहीं, अभी ये बाहर से कैसे हो रहा है। तो 2 चीजें इसमें मेन है, डायफ्राम और रिब। डायफ्राम और रिब करवाते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना। एक आदमी जाइए दरवाजे बंद करके आइए दोनों।
इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर निकालना, ये दोनों चीजें कराएंगे डायफ्राम और डायफ्राम एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। ठीक, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी इससे डिवाइड होंगी और 8th रिब के लेवल पर होता है, 8th रिब के लेवल पर होता है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है रिब की मसल्स। ठीक, इन मसल्स का नाम भी जान लो, इनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल इसलिए, इंटर मतलब बीच में और कॉस्टल्स मतलब रिब्स। ठीक, और इंटर मतलब आपस में, बीच में। अच्छा देखो, ये जो हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये हम साइड से चेस्ट कैविटी को देख रहे हैं। ये पीछे सारी वर्टिब्रास अरेंज्ड हैं, ऐसे देख रहे हैं किसी भी स्पेसिमेन को। पीछे की तरफ वर्टिब्रा दिख रही हैं, आगे की तरफ ये स्टर्नम दिख रहा है। ठीक, ये स्टर्नम दिख रहा है आगे की तरफ, और साइड से ऐसे ऐसे रिब्स जाती हुई दिख रही हैं। ठीक, तो ऊपर से लेके पहली रिब से लेके 10 रिब्स, ऐसे 8 रिब्स, 10 रिब दिखती हैं, जिसमें से 8 डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं, 2 नीचे से इनडायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, 8वीं से कनेक्ट होती है क्योंकि, और 2 नीचे फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। पता है 2 फ्लोटिंग रिब्स हैं। ठीक, आगे स्टर्नम, अंदर इसके लंग रखा है और नीचे यूं करके डायफ्राम। इंटरकॉस्टल मसल्स कहां पर हैं? ये देखो, 2 टाइप की इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। पहली चीज तो ये इस डायरेक्शन में जो होती हैं, इस डायरेक्शन में वो होती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। 2 टाइप के इंटरकॉस्टल मसल्स, एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल हमने बता दी। अरेंजमेंट देखो कैसा हो गया, ऐसे याद करा जाता है। एक्सटर्नल, हमारी उंगलियां यूं कर दी हमने रिब पे। ठीक, हमारी उंगलियों को हमने ऐसे बाहर से रख दिया, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हो गई। छोटी छोटी ऐसे करके सारी कॉस्टल्स जो रिब हैं उनके बीच में लगी हुई हैं, हर एक रिब के बीच में ढेर सारी हैं, एक नहीं है, ये इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये। ठीक, इस तरह से अरेंज है। काम जान लो इसका क्या है। एक्सटर्नल वाली पहली बात तो बाहर है, बाहर की तरफ है, ये एक्सटर्नली अरेंज्ड है। एक्सटर्नली अरेंज्ड, एक्सटर्नली अरेंज का मतलब ये बाहर होगी, जो दूसरी वाली है उसके अंदर है, ये बाहर है उसके। इंस्पायरेशन कराने में हेल्प करती है। इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, ये इनहिलेशन, जिसको दूसरी टर्म्स में इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन कराना, स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसका इंस्पायरेशन, इनहेल करना वाला काम कराएगी। ये कैसे कराएगी? देखो, नॉर्मल कंडीशन में हमारे अभी लंग है, ये मसल ऐसे अरेंज है, तो ये क्या करती है, ये मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारी चेस्ट कैविटी को बड़ा कर देती है। कैसे? फुला देती है। किस डायरेक्शन में फुलाती है? अच्छा देखो, ये जो स्टर्नम है ये आगे की तरफ और नीचे की तरफ है, आगे की तरफ है स्टर्नम, और हल्की सी वर्टिब्रल लेवल से, देखो हर बार जैसे हमने नीचे जाते गए तो हल्की सी नीचे करते गए। ठीक, ये ऐसे नीचे की तरफ है। जब इस इंटरकॉस्टल्स को टाइट करा जाता है तो होता यह है कि स्टर्नम ऊपर जाता है, स्टर्नम ऊपर हो जाएगा और ये चेस्ट कैविटी आगे पीछे की डायरेक्शन में बड़ी हो जाएगी। ऐसे देखो, पहले ऐसे है, ठीक, जब ये टाइट करी ऐसे ही आगे की तरफ, तो ऊपर और आगे की तरफ आता है। इसका डायरेक्शन मूवमेंट क्या होगा? ये स्टर्नम है, इस कंडीशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसके कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट कैसा होगा? आगे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो जब ये आगे और ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा तो अपने आप इसके अंदर स्पेस अंदर बढ़ जाएगी।
समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं समझ में आया तो हाथ उठाइए, फिर से बता दें। देखो भाई, हम ये कह रहे हैं कि यह चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में ये रिब्स हैं, स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल हर रिब के बीच में ऐसे ऐसे लगी हुई हैं, ठीक, दो रिब के बीच में ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे 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 सारी रिब्स के बीच में, ठीक। हमने कहा ये तो एक्सटर्नली अरेंज्ड है, ये तो क्लियर हो गया कि बाहर बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो ये बाहर की तरफ चारों तरफ से रिब्स में है। दूसरा हमने बोला कि ये इंस्पायरेशन कराती हैं, इनहेलेशन कराती हैं, सांस अंदर लेने में हेल्प करती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये स्टर्नम हमारी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अपने आप ये चेस्ट कैविटी कैसे बड़ी होगी, स्टर्नम ऊपर आएगी और ये चेस्ट जो है आगे की तरफ की डायरेक्शन में बड़ा होगा, क्योंकि ये ऐसे यूं करके लाई डाउन है, ऐसे स्टर्नम लगी है, ऐसे पीछे की वर्टिब्रा लगी है। तो जब हमने इसको टाइट करा तो क्या हुआ, ये हुआ। समझ में आ रही बात? रिब्स आपस में एक दूसरे के ऊपर के डायरेक्शन में गई, ये स्टर्नम है, ये रिब है ग्रीन और ये वर्टिब्रा है, ऐसे करके है हमारा चेस्ट साइड से। जब हम सांस ले रहे हैं तो ऐसे करके बढ़ता है, ठीक। सब लोग अपनी आंख बंद करके सांस बाहर निकाल लो, फिर अंदर लो और ऑब्जर्व करो कैसा हो रहा है क्या। आंख बंद करिए, सांस बाहर सब लोग निकालिए, ठीक। अब सांस अंदर लीजिए। ये चेस्ट हमारा आगे और ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? जा रहा है, ठीक। तो इंस्पायरेशन में ये मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्या है चेस्ट का? फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है इंस्पायरेशन में, ठीक। इंस्पायरेशन में फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है इंस्पायरेशन में, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये मूवमेंट कराती हैं, ठीक। बात क्लियर है? दूसरी मसल कौन सी है अब जानना है। दूसरी मसल का नाम है इंटरनल इंटरकॉस्टल। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक। इसके क्या काम है, प्रॉपर्टीज है। जिस तरह वो एक्सटर्नली अरेंज्ड है वैसे ही ये इंटरनली अरेंज्ड है। कैसे? ये इसके अंदर है तो हमेशा समझ लो इसके पीछे वाले, इसके पीछे है, और ऐसे अरेंज है, इसके पीछे है, अंदर है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज है। समझ में आ गई बात? अब हम करते ये हैं कि सारी एक्सटर्नल इंटरनल मिटा के एक नीचे दिखा रहे हैं तुम्हें एक्सटर्नल और ऊपर दिखाएंगे इंटरनल, ठीक। एक्सटर्नल लेट से बनाई है ऐसे, ठीक है, और इंटरनल रूप से बनाई है ऐसे। समझ में आ गई बात? डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट, और ये अंदर है वो बाहर है और सारे रिब में है, ठीक। जैसे पहले भी बनाया था। डायरेक्शन समझ में आ गया इंटरनल का, ठीक। इंटरनल इंटरकॉस्टल एक्सपायरेशन में मदद करती है। एक्सपायरेशन मतलब एक्सेलेशन, एक्सेल करना, बाहर निकालना, ठीक। एक्सेल का दूसरा नाम हो गया एक्सपायरेशन, बाहर निकालना एयर को, ठीक। बाहर निकालेगी कैसे? एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट समझ लो उसका। जैसे वो वाली इस तरह अरेंज होती हैं, वैसे ये वाली इस तरह अरेंज होती हैं अपर डायरेक्शन में। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी वापस नीचे की तरफ ले जाएंगी, नीचे और पीछे ले जाएंगी कि नहीं? ऐसे अरेंज हैं, यूं लगी हुई हैं। इंस्पायर कर लिया, अब हमें बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे? जब ये एक्सटर्नल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? स्टर्नम को पीछे लाया जाएगा और नीचे लाया जाएगा, क्योंकि ऐसा डायरेक्शन है। ये हो गया, ठीक। तो इसका डायरेक्शन क्या है? स्टर्नम और पूरा रिब केज नीचे जाता है और पीछे जाता है। समझ में आ गई बात?
सर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ये है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो एक्सीलेशन जब हो रहा होता है एक्सपायरेशन, तो ये डायरेक्शन होता है रिब केज का या चेस्ट कैविटी का, ठीक। स्टर्नम और रिब्स मिलकर इस डायरेक्शन में मूव करती हैं एक्सपायरेशन में। कौन सी मसल कराएगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक। कौन सी मसल करवाएगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। एक मूवमेंट डायरेक्शन का देख लिया। डायफ्राम कैसे मूव कराता है? जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है हमारा, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये रिलैक्स्ड है, और रिलैक्स का मतलब फ्री। फ्री किस स्टेट में? डोम शेप में फ्री है, गुंबद के शेप में फ्री है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसे टाइट हो जाता है, और रिलैक्स होता है वापस यूं हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट जब करता है, कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, जैसे वो कर रही थी, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसे हो जाता है टाइट। तो किस डायरेक्शन में ये जाता है? इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये नीचे आता है, ठीक। और सीधा हो जाता है, एग्जैक्ट सीधा नहीं, लेकिन सीधे के डायरेक्शन में जाता है। समझ में आ गई बात? और वापस जब आप एक्सपायर करेंगे तो यूं हो जाएगा। इंस्पायर करते में ये यूं आता है, एक्सपायर करते में वापस डोम बना लेता है। ये डायफ्राम का मूवमेंट। तो होता ये है कि जब हमें करना है इंस्पायरेशन, जब हमें करना है इंस्पायरेशन, तो हमें डायफ्राम को नीचे के डायरेक्शन में मूव करना है, कॉन्ट्रैक्ट कराना है, कॉन्ट्रैक्ट, और इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को कराना है कॉन्ट्रैक्ट। इंस्पायर करना है जी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो जब ये दोनों मसल, लंग कुछ नहीं कर रहा है, लंग अंदर रखा है बस, इन दोनों मसल्स के चारों तरफ से कौन सी? पैराइटल प्लूरा चिपकी हुई है। चारों तरफ से रिब केज पे भी चिपकी है, यहाँ की मसल्स पे भी, इसका मतलब अटैच्ड है। हमने बताया लंग के ऊपर चढ़ी होती है पैराइटल प्लूरा, और लंग के जस्ट ऊपर होती है विसरल प्लूरा। मतलब लंग के जस्ट ऊपर विसरल प्लूरा, और उसके बाहर एक और पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा जितने भी आसपास के ऑर्गन्स हैं उनसे चिपकी हुई है, और विसरल प्लूरा लंग से डायरेक्ट चिपकी हुई है। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, लिमिटेड अमाउंट फ्लूइड है, जितना भी भरा है। यहां से भी चिपकी हुई है ये पैराइटल प्लूरा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम नीचे, और ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम और रिब्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये नीचे खिसकता है। तो क्या होता है? अंदर एक तनाव बनता है, अंदर की तरफ एक प्रेशर बनता है, ठीक। इस प्रेशर की वजह से ये लंग अपने आप इन्फ्लेम हो जाते हैं, भर जाते हैं। समझ में आ रही बात जी? अभी नॉर्मल है। जब हमने चारों तरफ से इसको बड़ा करा, एक तरफ से आगे से खिंचाव लगाया, एक तरफ से नीचे से खिंचाव लगाया, तो इसमें जो लंग है ये अपने आप इन्फ्लेम होता है। अच्छा क्यों? क्योंकि इसके पास एक रास्ता है जहां से सांस, हवा अंदर आ सकती है, तभी ये हो पा रहा है। एक ओपनिंग है, लंग के पास एक ओपनिंग है जिससे एयर आ सकती है। तो जब हम इसको खींचते हैं तो यहीं से एयर आ जाती है। ये है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में लंग के पास खुद की कोई मसल नहीं है, लंग के चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि लंग को प्रेशर में लाया जाता है, और जैसे ही लंग प्रेशर में आता है, इस प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए वो क्या करता है, जहां से ओपनिंग है वहां से खींच लेता है हवा को। ओपनिंग एक ही है तो यहीं से खींच लेता है हवा को और भर जाता है हवा लेके। समझ में आ रही बात? ये है इंस्पायरेशन। तो जब सांस बाहर निकालनी होती है तब क्या करना होता है, ये ओपनिंग खुली हुई है क्योंकि डायफ्राम को रिलैक्स कर दिया जाता है। डायफ्राम दो चीजें कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। रिलैक्स कर दिया जाता है डायफ्राम को, तो ये डायफ्राम वापस यही स्ट्रक्चर ले लेता है जो शेप है रिलैक्स की स्थिति में, जो इसका ये वाला शेप था, और कॉन्ट्रैक्ट में वैसे हो जाता था, सीधा हो जाता था, ऐसे हो जा रहा था।
वापस वाला शेप ले लिया, तो एक प्रेशर तो ये छूट गया और उसने इंटरनल ने वापस खींचा, वो प्रेशर छूट गया, वापस नॉर्मल की तरफ गए और ये इसकी एयर बाहर निकल गई। ये इंटरनल और ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। समझ में आ गई बात? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन।